इस वक्त हम रायबरेली में हैं और रायबरेली में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो कि एआईसीसी के ऑब्जर्वर भी हैं। यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया अब तक आपने, ये बताइए। अभी तक ये है कि वैसे भी रायबरेली है हम्म। वो गांधी परिवार से भी इनका पारिवारिक संबंध है और हर परिस्थिति में साथ देते हैं। और अभी तो और बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और ये लड़ाई जो है अब पार्टी या कार्यकर्ता का नहीं रह गया, ये जनता की लड़ाई हो गई। तो वो जनता आपसे क्या कह रही है जब आप उस बीच जा रहे हैं? जनता तो यही कह रही है कि हम राहुल गांधी जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। कितना मार्जिन फिर होगा? तो लाखों की बात कर रहे हैं, 3 लाख से तो ऊपर की बात कर रहे हैं। तीन छोटी लाख मोटी बात नहीं हो रही, छोटी लाखों मोटी की बात, बात हो रही है। लाखों की बात हो रही है। राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं लोग यहाँ पर? बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। जो अभी 4 सभाएं उनकी हुई, आज तो जी। बड़ी रैली है अखिलेश जी के साथ, लेकिन 4 जो सभाएं हुई उसमें जो उत्साह लोगों को दिखा और उन्होंने जो न्याय की बात कही है उसे लोगों ने हाथों हाथ लिया है। और एक विश्वास लोगों का, जो आत्मविश्वास लोगों का है, राहुल गांधी पर जो विश्वास भरोसा है, वो देखने के लायक था। अच्छा, इससे जुड़ी एक चर्चा हाल में आपने कहा कि रायबरेली की जो जनता है वो सांसद नहीं प्रधानमंत्री भी चुन रही है। इसे लेकर बहुत चर्चा होने लगी। कहा जाने लगा कि क्या इंडिया अलायंस के पीएम कैंडिडेट का बाघेल जी ने अनाउंसमेंट कर दिया है क्या? देखिए, इंडिया अलायंस में मेंबर भी नहीं हूँ, हमारी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन जो जन भावना है और एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जो इच्छा है उसको मैंने व्यक्त किया। तो क्या माने, और इससे आपको लगता नहीं कि जब इंडिया अलायंस के जो बाकी पार्टनर्स हैं वो इस बात से सहज है नहीं है, क्योंकि इसे ऐसे ही बताया गया कि क्या अनाउंसमेंट हो गया है, क्या औपचारिक तौर पर कह रहे हैं कि पीएम राहुल गांधी होंगे इंडिया अलायंस के? पहली बात तो ये है कि जब इंडिया अलायंस नहीं बना था तब भी बात ये मैं कहता था और इतने सारे इंटरव्यूज़ होंगे, उसमें सब में मैंने ये बात कही है। तो ये कोई पहली बार तो बोला नहीं हूँ मैं। और रायबरेली आने के बाद यहाँ के लोगों से मिला तो यही कह रहे हैं कि हम तो पीएम को चुन रहे हैं। अच्छा, हम भी जब लोगों के बीच गए तो जो सेंटिमेंट आपने कन्वे किया वैसी ही बात सुनाई भी पड़ रही थी लोगों के बीच से। ठीक, वही तो बात कर रहा कन्विंस हूँ। हो पाए हैं लोग, आपको लगता है बिल्कुल इस सही बात है। कुछ गलत नहीं है ये कहने में? भाई यदि भाई राजनीति में जो आते हैं तो वो कोई साधु संत तो होते नहीं। यहाँ तो साधु संत लोग मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें और दूसरी जगह देखें। तो फिर जो राजनीति में है उसे क्यों पीएम नहीं बनना चाहिए भाई? सांसद हैं, 4 बार से 5 बार से सांसद हैं, पूरे देश को उन्होंने नापा है, लोगों के दुख तकलीफ को समझा है और उसके हिसाब से न्याय पत्र उन्होंने जो बनाया है वो तो अद्भुत है और पूरा भारत को कनेक्ट कर रहा है वो हमारे न्याय। उसको तो प्रधानमंत्री तक उल्लेख कर रहे हैं लगातार। उसी की चर्चा हुई जब 5 अप्रैल को जब जारी हुआ, तब 6 अप्रैल से लगातार प्रधानमंत्री जी हमारे न्याय पत्र की वो प्रचार कर रहे हैं। कल तो बिल्कुल खटाखट 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 बोल रहे थे। कितना प्रचार करेंगे? इससे ज़्यादा और प्रचार नहीं चाहिए जितना प्रचार प्रधानमंत्री जी हमारे घोषणा पत्र कर रहा है। अच्छा, आप जो आपने क्योंकि मैनिफेस्टो की बात की, मैनिफेस्टो में रोजगार को लेकर खास तौर से बात की हुई है, अग्निपथ स्कीम को लेकर बात की हुई है, और भी ऐसे में युवाओं के बारे में बात करी, क्योंकि हम जब पूरे देश में अलग अलग जगह जा रहे हैं तो एक आक्रोश जरूर दिखाई देता है बेरोजगारी के मुद्दे पर। उस पर हाल में प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि विपक्ष गलत नैरेटिव जो है वो प्रमोट कर रहा है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीतिक रूप से बेरोजगार है, इसलिए सबको बेरोजगार कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री के पास रोजगार है, इसलिए सबको रोजगार ही दिखाई देता, मतलब सामान के अंदर हरा हरा नजर आ रहा है। आज पूरे देश में अब रेलवे में भर्ती कितनी हुई, कब से हुई? सुनाई दिया? नहीं दिया। जितने भी जो सार्वजनिक उपक्रम है उसमें भर्तियां हो रही है, सारे सार्वजनिक उपक्रम ठेके में चल रहे हैं। सब जितने भी मतलब तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो काम कर सकते हैं, और तो और इंजीनियर तक के जो पोस्ट है उसमें भी ठेके के मजदूर काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट है, मैं बहुत करीब से जानता हूँ क्योंकि मेरे घर से लगा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ अब कर्मचारी रहे नहीं, केवल अधिकारी हैं, बचा सब ठेका श्रमिक है। और उसी स्थिति भारत सरकार में जो विभिन्न विभाग है
उसके सारे पद खाली पड़ेंगे। तो ये स्थिति ये है कि 30 लाख पद आज खाली पड़े हैं। दूसरी तरफ ये है कि जितने भी जहाँ लोगों को रोजगार मिल सकता था, जिससे लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सकता था, वहाँ ये सब निजीकरण कर रहे हैं। अब चौधरी चरण सिंह जो एयरपोर्ट है, उसको आपने अडानी को दे दिया, अब भर्ती होगी, वो वहाँ कौन काम करेगा? उसमें आरक्षण का लाभ मिलेगा कि वहाँ कर्मचारियों को? ये शासकीय होता तो कर्मचारी भर्ती होती तो उसमें आरक्षण का लाभ मिलता, महिलाओं को भी मिलता, ST SC OBC को भी मिलता। लेकिन अब तो अडानी वहाँ भर्ती करेंगे, सुरक्षा में तक में भी वो स्थिति रहेगी। तो आज की स्थिति ये है कि जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल सकता था, उसको आपने बंद कर दिया और केवल निजीकरण करके भी आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। शासकीय नौकरी जिससे सुविधाएं मिल सकती थी, अब प्रतिस्पर्धा में कौन कम में काम करेगा, ये स्थिति बन गई है। और ऐसे में यहाँ तो करोड़ों की संख्या में है बेरोजगार, तो कम सैलरी में भी काम करने के तैयार। तो ऐसे करके पूरे देश के युवाओं के साथ ये नाइंसाफी है। रोजगार पर गली कूचे सड़क पर बहुत बात हो रही है। हम भी न्यूज तक नुक्कड़ नाम का एक शो करते हैं जहां हम रोजगार पर ही अभी खास तौर एक पर। और बात, जो जी अग्निपथ की बात कही, जी जी। अभी स्थिति ये, गांव का जो प्रधान भी चुनते हैं तो 5 साल के लिए होता है, और देश के जो नौजवान हैं जो सीमा की सुरक्षा करेंगे उनके लिए 4 साल, और रिटायर हो जाएंगे 18 साल में भर्ती, 22 साल में बेरोजगार। बेरोजगार नहीं, रिटायर्ड। तो मतलब उसकी शादी भी होगी तो लिखेगा भूतपूर्व अग्निवीर। ये इतना मतलब बेइज्जती नौजवानों की ये सरकार कर रही है। अब आप सवाल कर लें दूसरा क्या जी। इसी से जुड़ा सवाल है, रोजगार से जुड़ा अग्निपथ। हम जब लोगों के बीच गए तो उनका आक्रोश जरूर दिखाई दिया बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर। लोगों ने विरोध जताया, खासतौर पर युवाओं ने। लेकिन आपको लगता है ये सब वोटों में बदल पाएगा? ये आक्रोशित कन्वर्ट होता है, और इसके लिए लगातार कैंपेन किया जा रहा है। देश देख रहा है किस प्रकार से विपक्ष को दबाया गया। आप कांग्रेस जैसे सबसे पुरानी पार्टी का आप बैंक सीज कर लेते हैं, आप सभी खाते बंद कर देते हैं ताकि ये खर्च ही नहीं कर सके। और पूरे देश के युवा देख रहे हैं, देश देख रहा है कि एक भी कांग्रेस का होर्डिंग आपको शहरों में या गांव में दिखाई नहीं देगा। यदि होर्डिंग दिखाई देता है तो केवल मोदी। आप न्यूज़ चैनल खोल लीजिए, कोई भी टेलीविज़न खोल लीजिए, केवल दिखाई देगा मोदी। आप ऐप खोल लीजिए तो केवल दिखाई देगा मोदी। रेडियो आप ऑन करेंगे सुनाई देगा मोदी। तो इसको क्या पढ़े लिखे लोग नहीं समझ रहे हैं? आप 2-2 मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए। ये देश नहीं देख रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से SBI ने जो सूची जारी की, उससे देश नहीं देख रहा है कि बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं और पाकिस्तान की कंपनी से चंदा ले रहे हैं। जो गौ मांस के निर्यातक हैं उससे चंदा ले रहे हैं, और जिस कंपनी के जितना वर्थ नहीं है उससे ज़्यादा आपने चंदा ले लिया है। इसको देख नहीं रहे हैं क्या? CBI ED IT के नोटिस दे के लोगों को किस प्रकार से डरा धमका के चंदा ले लिया गया है, इसको लोग देख नहीं रहे हैं। सारे प्रबुद्ध वर्ग देखते हैं, और बेरोजगार तो ऐसे ही पढ़ा लिखा हुआ है, ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, इंजीनियरिंग है, सारे कुछ है, वो तो देख ही रहे हैं ना। उनके पास तो समय है। तो आक्रोश तो बढ़ना है, और वो आक्रोश कन्वर्ट भी होगा, वोट में कन्वर्ट होगा। अच्छा, रायबरेली और अमेठी को लेकर हमेशा से चर्चा थी, कौन लड़ेगा चुनाव, कौन नहीं लड़ेगा। राहुल गांधी का जब नाम रायबरेली से आया तो लोगों ने कहा कि अमेठी से वो भाग गए। ऐसा आपको लगता है कि ये एक स्मार्ट चॉइस थी, स्ट्रैटेजिक मूव था, सही कदम लिया बिल्कुल जो? ये रणनीतिक कदम रहा है, और इस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी फंस गई। और स्मृति ईरानी जी अब केवल अमेठी के लोगों की यादों में ही रहेंगे। कभी वो सांसद थी, स्मृति में ही रहेगी। तो आपको लगता है कि वहां पर अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है, विरोध है क्या उनका? सवाल ही नहीं उठता। पूरा एंटी इनकम्बेंसी है। बहुत छोटी सी बात है, 13 रुपये हम चीनी देंगे, वो आज तक हुआ नहीं। 400 रुपये गैस सिलेंडर के लिए वो धरने में बैठती थी, आज 1100 पार हो गया है, लेकिन उस मामले में कुछ बोलती नहीं है। तो लोगों की जो
रोजमर्रा के जो आवश्यकताएं हैं उसमें तो कुठाराघात हुआ लोगों के साथ, अब धोखा हुआ है, विकास के नाम से कुछ हुआ नहीं है। और एरोगेंट ऐसी हैं कि आम आदमी छोड़ो, कार्यकर्ता भी उसके पास जाने डरते हैं और झिझकते हैं। अच्छा, एक चुनाव और दिलचस्प है राजनांदगांव का, जी, दिल हो के चुका है। करीब है। नहीं, आगे क्या अपेक्षाएं आपने लगाई हुई हैं, क्योंकि तो हम जानते हैं 1999 से बीजेपी का कब्जा है उस सीट पर। रिस्क लगता है आपको वहां से लड़ना चुनाव? कोई रिस्क नहीं है हम्म भाई, ये तो राजनीति है और प्रजातंत्र है, हर 5 साल में चुनाव होना है और हर इलेक्शन के अपने मुद्दे होते हैं, कोई एक ही मुद्दा चलेगा ऐसा तो रहता नहीं है। और उस सीट ऐसे कोई भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है ऐसा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अनेक ऐसे अवसर आए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी पराजित भी हुई है। भाई मोतीलाल वोरा जी वहाँ सांसद थे, देवव्रत सिंह जी वहाँ सांसद चुने, उपचुनाव में चुने गए, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से दूसरे लोग जीतते नहीं रहे, इसमें जीतेंगे इस बार। अच्छा, इस बार क्या आपने क्या अलग किया? क्या आप अपनी स्ट्रीट फाइटर वाली इमेज शेड करके कहीं ना कहीं साइलेंट डोर टू डोर कैंपेन आप करते नजर आए? कुछ चेंज किया क्या स्ट्रेटेजी में? देखिए, अभी तो मतलब बहुत ही हमने लो प्रोफाइल में चुनाव लड़ा, यही मैं बात कर रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि लगभग वहाँ 1000 गांव में मैं मतलब जनसंपर्क मैंने किया, और हमारे कार्यकर्ता भी घर घर गए, एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार गए। तो इससे लोगों का संपर्क बढ़ा है और हमारी जो योजना है उसको पहुंचाने में सफल रहे। और दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता कहीं न कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जो राज्य सरकार कांग्रेस की सरकार जो गई है उसका मलाल तो सबको है, वो सरकार को एक बार रिपीट करना था, ये मन में तो कहीं न कहीं वो भावना थी, उसका भी लाभ हमको मिला। अच्छा, जब चुनाव हुआ तो आपने कहा कि ईवीएम में बाकी सबकी फोटो बड़ी, मेरी छोटी फोटो थी, क्या था वो मामला? और आपने कहा कि लोगों ने आपको कॉल करके बात बताई। सही बात है, उससे कुछ बदलेगा क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? वो भूपेश बघेल को भी जानते हैं और पंजा निशान को बहुत पहले से जानते हैं, तो पंजा निशान देख के बटन दबाए, लेकिन जब देखे फोटो उसको छोटा कर दिया गया, दूसरे फोटो बड़े हैं, तो निर्वाचन आयोग तो वही करेगा जो भारत सरकार चाहेगी। लेकिन आप देखें जिस प्रकार से अब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और नड्डा को नोटिस मिलता है और उसका जवाब क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं है। निर्वाचन आयोग की शिकायत करो तो कोई कार्रवाई होती नहीं है, दर्जनों शिकायत हो गई लेकिन कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ, तो उससे उम्मीद ज्यादा नहीं है। आपने कहा कि षड्यंत्र पूर्वक ये किया गया, क्या षड्यंत्र आपको इसके पीछे लगता है? ताकि भाई लोगों को यदि चेहरा देखेंगे तो न दिखे, कई लोग भूपेश बघेल को वोट करना चाहते हैं, वो देखें फोटो, कहाँ है फोटो, वो कॉलम दिखा नहीं तो फिर उसके बाद पंजाब वाला लाइन देखें, तो जो चुनाव चिन्ह वाले लाइन देखे तो पंजाब देखे फिर वोट दिए, तभी तो बोले मुझे। आप कॉन्फिडेंट है अभी भी अपनी पॉपुलैरिटी को लेकर? बड़े कूल सीएम आप दिखते हैं। ये तो लोगों को प्यार है, लेकिन कॉन्फिडेंट है राजनांदगांव से भी अपनी जीत को लेकर? छत्तीसगढ़ में भी अधिकांश सीट हम जीतेंगे। कितनी सीटें अभी कहना मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जीतेंगे। कोई अनुमान सीटों का? अब देखिए 11 सीट है, तो भारतीय जनता पार्टी या तो हमको 6 मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी 5 ही मिलेगी, तभी हम ज्यादा होंगे। अब 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, पिछले साल हम जानते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ का चुनाव हारी कांग्रेस पार्टी, और हार का ठीकरा जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो बड़े नेता पर ही फूटता है। वो दौर कैसा था? हार का ठीकरा जब फूटा, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आप मुख्यमंत्री रहे, सबसे बड़ा ठीकरा नहीं फूटा, वो तो लोग हतप्रभ थे। मतलब छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता, नेता, सब लोग हतप्रभ थे कि कैसे हार गए हम। तो ठीकरा फूटने का सवाल नहीं उठता, हार कैसे गए। अभी भी लोग कहते हैं हमने वोट दिया था आपको, वोट हमारा गया कहाँ। नहीं तो होता ये है, चुनाव के बाद भले हारने वाले प्रत्याशी को वोट दिया रहते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद वो सब साइलेंट हो जाते हैं, या फिर जो जीते हुए प्रत्याशी की तरफ बोलने लगते हैं हाँ हमने दिया था। लेकिन अभी भी 6-7 महीने बीतने के बाद भी छत्तीसगढ़ में पूछेंगे
हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन गया कहाँ हमारा वोट। अच्छा, आपको लगता है इस बार वोटर साइलेंट है? शुरू में कहा जा रहा था चुनाव ठंडा पड़ गया, मैं पूरे देश भर की बात कर रही हूँ। जी आपको लगता है वोटर साइलेंट है इस बार थोड़े? नहीं, खुल के बात हो रही है, हम्म, इनके बातों में नहीं आ रहे हैं। हम्म, और नहीं आ रहे हैं, इसी कारण तो हम्म, प्रधानमंत्री जी एक दिन कोई बात करते हैं, दूसरे दिन कोई बात करते हैं, तीसरे हम्म, दिन फिर कोई हम्म, बात करते हैं, तो उसके बाद की विशेषता समाप्त हो गई हम्म, है। इसी से जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी जा हम्म, रही है, हम्म। एनडीए की सरकार जा रही है, लोग मान लिए हैं। अच्छा, एक सवाल जो चर्चा के विषय में बना रहा पिछले महीनों में, महादेव बेटिंग ऐप केस का, हम्म, उसमें हाल में एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसमें सवाल मेरा ये है कि लोगों के बीच जब इस तरह की बात जाती है, लोगों को नहीं पता डिटेल क्या है एफआईआर की, उसमें क्या नेम किया गया, क्या रेफरेंस है, क्या नहीं रेफरेंस है, लोगों को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि वो छवि जो है, जो बनाई जा रही है, या जो केस हुआ है, उसके माध्यम से वो छवि ना जाए, आप एक कद्दावर देखिए, नेता होते हुए? पूरे देश में अकेला राज्य छत्तीसगढ़ जहां महादेव सट्टे पे एफआईआर हुआ, हम्म, और एक दोनों हम्म, 72 एफआईआर हमारे शासनकाल में हुआ। हम्म, और प्रधानमंत्री जी बोले महादेव तक को नहीं छोड़ा, महादेव सट्टा चल रहा है। हम्म, हमने एफआईआर की, हमने 450 लोगों की गिरफ्तारियां की, पैसा भी वसूल किया, हम्म, बैंक खाते सीज किए गए, और जो विदेश भाग गए हैं उसके लुकआउट सर्कुलर हमारे शासनकाल में जारी हुआ। अब जो आदमी विदेश भाग गया है तो उसको पकड़ के लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है, हम्म, उन्होंने कुछ किया नहीं। अब तो डबल इंजन की सरकार है, हम्म, राज्य में भी सरकार उसकी है और हम्म, दिल्ली में उसकी सरकार। अब हालांकि 4 जून के बाद नहीं रहेगी, लेकिन ये 6 महीने तो हैं डबल इंजन की सरकार। हम्म, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में महादेव सट्टा तो चल ही रहा है। इसका नाम क्या रखा जाए, विष्णुदेव साय ऐप, विष्णुदेव साय सट्टा कि नरेंद्र मोदी सट्टा रखा जाए? क्योंकि अभी भी चल रहा है कि अमित शाह सट्टा रखा जाए। जब चल रहा है, जब डबल इंजन की सरकार है, तो सट्टा बंद क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये है कि वहां से भी मोटा माल ले लिया गया है, तभी नहीं बंद हो रहा है। अच्छा, देश भर में एक दावा जोर शोर से किया जा रहा है, पहले ही फेज के चुनाव से पहले ही 400 पार, हम्म, उस दावे पर क्या कहेंगे? हाँ, उल्टा पड़ा उनको। हम्म, अब वो सफाई दे रहे हैं। हम्म, पहले 400 पार इसलिए कि संविधान बदलना है, लल्लू सिंह जी कह रहे हैं कि वो अनंत हेगड़े कह रहे हैं, डिप्टी सीएम राजस्थान कह रही हैं कि 400 पार इसलिए कि हम संविधान बदलना है। अब वो स्टैंड बदल दिए। पहले तो बोले नहीं 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 बदलेंगे, आरक्षण समाप्त नहीं होगा, मतलब अम्बेडकर जी भी आ जाएं तो भी नहीं बदल सकता। मतलब अम्बेडकर से बड़े हो गए, इतना अहंकार। वैसे भी राम से बड़े हो चुके हैं ये लोग, भगवान को वो लोग लाए हैं, है ना, तो वो बहुत बड़े हो गए हैं। अब वो बोलते हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए कि ये अयोध्या के मंदिर को बदल ना दे, उसमें परिवर्तन ना कर दे, इसलिए 400 पार। अरे कांग्रेस शुरू से कहती रही कि यदि अ, जो न्यायालय फैसला करेगी उससे उसको हम मानेंगे। और राजीव जी ने तक ये बात कही थी कि हम 1 इंच इधर से उधर नहीं होंगे। तो न्यायालय का फैसला आ चुका है और हमने उसका उस आदेश को स्वीकार किया है। अब वो मतलब ये है कि आप बोल के फंस गए हैं। अब कभी आपको संविधान बदलने के लिए, तो कभी आप मंदिर के लिए बोल रहे हैं। मतलब ये है कि आप अपने स्टैंड में कायम नहीं रह पा रहे हैं और बार बार अपना स्टैंड बदल रहे हैं। जैसे अभी बोले मुसलमानों के बारे में, जी, मैं तो यही मैं ताजिया के सवाल। नीचे जाता था। हम्म, उस दिन हमारे घर खाना नहीं बनता था, हम्म, दूसरे दिन फिर मुसलमान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिए। हम्म, तो आपका स्टैंड, आप एक स्टैंड में कायम नहीं रहते, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये मैं इसी बयान, शायद आप उसी का जिक्र कर रहे हैं जो अभी एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन या राजनीतिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। इस बयान पर बहुत चर्चा है, आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, तो इसमें तो सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री जी इसके पहले कितने बार बोल चुके हैं, जिसके ज़्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठिए हैं, और अ, मतलब इसको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, केवल मुसलमानों के हक है यहाँ के संपत्ति पे, ये तक उन्होंने कहा, जबकि वो बात थी नहीं। उसके बाद आप एक दिन ये कहते हैं कि आप
ताजिया के नीचे से जाता था, भोजन नहीं बनता था, और दूसरे दिन फिर से आप मुसलमानों का राग अलापना लगते हैं। या तो आपको स्मृति लोप होने का की बीमारी हो गई है आपको, या फिर अपने स्टैंड में क्या करें क्या नहीं करें, किन तरह की विमूढ़ जो स्थिति है वो हो गया है। अब उसी इंटरव्यू में एक और लाइन बोलते हैं, हो सकता है मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया हो। अभी तक दुनिया में तो यही होता है, माँ ही जन्म देती है भाई, लेकिन इसमें भी उसको प्रश्नवाचक चिन्ह, हो सकता है मेरी माँ ने जन्म दिया, मतलब उसको विश्वास नहीं कि उसकी माँ ने जन्म दिया उसको, या वो कहना चाहते कि मैं अवतारी पुरुष हूं, मैं अवतरित हुआ हूं, या तो ये भ्रम है उनको। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले बयान है, और वो खुद ही कंफ्यूज हो गए। अब माँ जन्म देगी उसमें भी उनको विश्वास नहीं है, माँ जन्म देती है उसमें विश्वास नहीं प्रधानमंत्री को, तो इससे ज़्यादा मैं हास्यास्पद बयान दूसरा नहीं दे सकता। और इतना बेशर्मी के साथ बयान देते हैं मुसलमानों के बारे में, मतलब आँख को शर्म भी नहीं बची है प्रधानमंत्री जी। अंत में जो मैंने शुरुआत में सवाल पूछा, एनडीए कह रहा है 400 पार, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, इंडिया गठबंधन का क्या दावा है? और राहुल जी तो बोले वो 150 पार नहीं होंगे, हम्म, यही बोले, हम तो इसी सभा में थे, हमारे सामने बोले कि वो 150 पार भी नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेश बाघेल हमारे साथ बातचीत में इस वक्त थे। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा।